दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। कुंतल देश के महाराजा रणजीत सिंह के 7 बेटे थे। राजा रणजीत सिंह बहुत ही धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक राजा थे। महाराज जनता के हितैषी थे। उनके राज्य में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। उनके पूरे राज्य में समस्त जनता सुखी थी। महाराज को शादी के कुछ वर्षों तक संतान की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन भगवान के प्रति गहरी आस्था होने के कारण वह इस बात से बिल्कुल भी दुखी नहीं थे। वह अपने जीवन का कुछ समय साधु संतों की सेवा में गुजारने में विश्वास रखते थे। एक दिन उनके महल में एक साधु महात्मा आते हैं। राजा उनका बहुत आदर सत्कार करता है और महात्मा जाने से पहले उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। समय बीत जाता है और महात्मा के आशीर्वाद से उन्हें 7 पुत्रों की प्राप्ति होती है। समय के साथ 7 राजकुमार बड़े होते हैं। तब उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में गुरु पास भेज दिया जाता है, जहां उन्होंने हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है। 7 राजकुमार वीर, पराक्रमी और सुंदर थे। वह 7 आपस में भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद महाराज के 7 बेटे अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके राजमहल आ रहे थे। राजकुमारों के स्वागत में पूरा राज्य दुल्हन की तरह सजाया जाता है। चारों ओर फूलों की सजावट की जाती है। महाराज रणजीत सिंह अपने मंत्रीगणों के साथ अपने कक्ष में बैठे हुए थे और उनके आने का इंतजार कर रहे थे। तभी कक्ष में एक सेवक आता है और महाराज की जय जयकार करते हुए कहता है कि महाराज महारानी ने आपको प्रवेश द्वार पर बुलाया है, क्योंकि 7 राजकुमार राजमहल के प्रवेश द्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। महाराज यह समाचार सुनकर खुश हो जाते हैं। महाराज और सभी मंत्रीगण राजमहल के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि 7 राजकुमार रथों पर सवार होकर राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, राज्य की जनता अपने घरों की छतों से उन पर फूल बरसा रही है। चारों तरफ राजकुमारों की जय जयकार हो रही है। महल के प्रवेश द्वार पर महारानी उनके स्वागत में अपने हाथों में आरती का थाल लिए खड़ी है। 7 राजकुमार रथों से उतरते हैं और अपने माता पिता के चरण छूते हैं। महारानी उनकी आरती उतारती है। तब महाराज खुशी से कहते हैं, मेरे वीर राजकुमारों, आप सभी का स्वागत है। तब महारानी कहती है, मैं आज कितने दिनों बाद अपने पुत्रों को देख रही हूं। बातें करते हुए सभी लोग राजमहल के अंदर प्रवेश करते हैं। पूरे राजमहल में चारों ओर खुशी का माहौल बन जाता है। वैसे तो सभी राजकुमार सुंदर, सुशील और वीर थे, लेकिन सबसे छोटा राजकुमार विक्रम सिंह सबसे ज्यादा दिलेर, होशियार और पराक्रमी था। सभी राजकुमार काफी समय के बाद महल में आए थे, इसलिए महल में खूब चहल पहल थी। सभी ने मिलकर भोजन का आनंद लेते हैं। खाना खाते समय महाराज अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहते हैं कि आज बहुत समय बाद अपने सभी बच्चों के साथ भोजन कर रहा हूं। आज यह भोजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। महारानी भी उनसे कहती है कि महाराज, आप सही कह रहे हैं। उसके बाद काफी देर तक वह सभी आपस में बातें करते हैं और फिर सभी अपने अपने कक्ष में सोने चले जाते हैं। अपने कक्ष में पहुंचने के बाद महारानी महाराज से कहती हैं कि महाराज, अब हमारे पुत्र विवाह योग्य हो चुके हैं, इसलिए उनके विवाह के विषय में हमें सोचना चाहिए। तब महारानी की बात से सहमत होते हुए महाराज कहते हैं, महारानी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम जल्द से जल्द राजकुमारों का विवाह करके कर्तव्य मुक्त होना चाहते हैं। हम कल ही राजपुरोहित जी से कहकर उन्हें सुयोग्य राजकुमारियां ढूंढने के लिए कहते हैं। दोस्तों, अगले दिन महाराज राजपुरोहित जी को महल में बुलाकर कहते हैं, पुरोहित जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे राजकुमारों के लिए सुयोग्य राजकुमारियां ढूंढी जाएं। तब राजा की बात सुनकर पुरोहित कहते हैं कि महाराज, राजकुमारों के लिए मेरी दृष्टि में कई राजकुमारियां हैं। राजकुमारों की ख्याति सुनकर कई देशों के राजा अपनी पुत्रियों का विवाह हमारे राजकुमारों के साथ करना चाहते हैं। राजपुरोहित की बात सुनकर महाराज कहते हैं कि ठीक है, आप जल्द से जल्द महारानी को उन सभी राजकुमारियों के बारे में हमें बताइए। और इस प्रकार बात करने के बाद पुरोहित जी महाराज से आज्ञा लेकर राजमहल से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद राजगढ़ के महाराज अपनी पुत्रियों का रिश्ता महाराज रणजीत सिंह के यहाँ भिजवाते हैं। तब पुरोहित जी महाराज को जाकर बताते हैं कि महाराज राजगढ़ के महाराज अपने 3 पुत्रियों और अपने भाई की 3 पुत्रियों का विवाह राजकुमारों के साथ करना चाहते हैं। मैंने कुंडली मिलान भी कर लिया है।
महाराज सभी राजकुमारों की कुंडली मिल गई है। यह बात सुनकर महाराज खुश हो जाते हैं और कहते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद पुरोहित कहता है, क्षमा कीजिए महाराज, सबसे छोटे राजकुमार विक्रम सिंह के विवाह का योग अभी नहीं बना है, इसलिए उनका विवाह अभी संभव नहीं है। थोड़ी देर विचार करने के बाद महाराज कहते हैं, कोई बात नहीं पुरोहित जी, आप राजगढ़ के महाराज को हमारा संदेश भिजवा दें कि हमें रिश्ता मंजूर है। इसके साथ ही महाराज अपने महामंत्री को विवाह की तैयारियां करने का आदेश देते हैं। महाराज की आज्ञा से पूरे राज्य में विवाह की तैयारियां होने लगती हैं। पूरा राजमहल फूलों और रंग बिरंगी झालों से सजाया जाता है। चारों तरफ दास दासियां भाग भाग कर काम कर रहे थे। मंत्रीगण अपनी देखरेख में सब तैयारियां करवा रहे थे। दोस्तों, उधर महल में 7 राजकुमार तैयार हो रहे थे और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। तीसरे नंबर का राजकुमार सबसे छोटे राजकुमार विक्रम सिंह को छेड़ते हुए कहता है, बड़े भैया, सबसे अच्छी किस्मत तो विक्रम की है। देखो, यह बलि का बकरा बनने से बच गया है। तभी चौथे नंबर का राजकुमार कहता है, हाँ भाई, अब तो हमारी आजादी छिन जाएगी। और सभी हंसने लगते हैं। तब राजकुमार विक्रम सिंह कहता है, भाइयों, शादी तो मैं भी करूंगा, लेकिन मेरी शादी किसी बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी से होगी। तब दूसरे नंबर का राजकुमार कहता है, अच्छा जी, तुम ऐसी कौन सी फूलमती रानी लाओगे? तब विक्रम सिंह थोड़ा आश्चर्य से कहता है, फूलमती रानी? ये फूलमती रानी कौन है? तब दूसरे नंबर वाला राजकुमार जवाब देता है, तभी वहां एक दासी वहां आ जाती है और कहती है, राजकुमारों को दासी का प्रणाम स्वीकार करो और आप सभी को महाराज बुला रहे हैं। बारात निकलने का समय हो रहा है। तब सबसे बड़े राजकुमार कहते हैं, हम सभी तैयार हैं, अभी पहुंचते हैं। तब बड़ा राजकुमार बाकी राजकुमारों की तरफ देखकर कहते हैं, चलिए जल्दी करिए, हम लोगों का इंतजार हो रहा है। सभी राजकुमार तैयार होकर बारात लेकर निकलते हैं। सभी लोग तैयार होकर राजगढ़ पहुंचते हैं। 6 राजकुमारों का विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न होता है। 6 राजकुमार अपनी पत्नियों को लेकर अपने कुंतल देश पहुंच जाते हैं। वहां राज्य में राजकुमारों और उनकी पत्नियों का जोरदार स्वागत होता है। महारानी अपनी सभी बहुओं को लेकर राजमहल में आती है और रीति रिवाज पूरे करवाती है। सभी बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी से समय व्यतीत होता रहता है। दोस्तों, एक दिन महारानी अपने मन की इच्छा महाराज को बताती है, महाराज, हमने अपने कर्तव्य पूरे कर लिए हैं, क्या हम कुलदेवी के दर्शन और कुछ तीर्थ दर्शन कराए? महारानी की बात सुनकर महाराज कहते हैं, महारानी, विचार तो उत्तम है, लेकिन अभी हमारे सबसे छोटे राजकुमार विक्रम सिंह का विवाह होना बाकी है। अभी हम तीर्थ पर कैसे चल सकते हैं? तब महारानी कहती है कि महाराज, मैं जानती हूं, लेकिन राज पुरोहित जी अभी छोटे राजकुमार के विवाह का योग नहीं बताया है। हम कुछ दिन बाद ही लौट आएंगे। मेरा मन कुलदेवी के दर्शन को बहुत कर रहा है। महाराज महारानी की बात से सहमत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, ठीक है महारानी, हम कल ही मंत्री जी से कहकर तीर्थ यात्रा की तैयारी करवाते हैं। दोस्तों, अगले दिन यात्रा की पूरी तैयारी कर महाराज और महारानी तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। जाते समय वह बड़े राजकुमार और उसकी पत्नी को राज्य और राजमहल की जिम्मेदारी सौंपते हैं और बाकी बेटे और बहुओं का ध्यान रखने की हिदायत देकर चले जाते हैं। महाराज और महारानी के महल से जाने के बाद सबसे बड़े राजकुमार की पत्नी अपने देवर और देवरानियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन तीसरे और चौथे नंबर की रानी आपस में छोटे राजकुमार विक्रम सिंह के बारे में बात कर रही थी। तब तीसरी रानी कहती है, छोटे राजकुमार विक्रम तो बड़े घमंडी है। जब भी उनके विवाह की बात करो तो कहते हैं, आप सभी से सुंदर रानी लाऊंगा। तब चौथी रानी कहती है, तुम ठीक कहती हो, वह तो ऐसे कहते हैं कि जैसे वह रानी फूलमती को ब्याह कर लाएंगे। इसके बाद वह दोनों रानियां जोर से ठाका मारकर हंसने लगती हैं। उनकी सभी बातें राजकुमार विक्रम सुन लेता है, परंतु वह इस पर मुस्कुराकर रह चले जाते हैं। दूसरे दिन सभी राजकुमार भोजन कर रहे थे, परंतु राजकुमार विक्रम वहां नहीं था। तब बड़ा राजकुमार पूछता है, तब दासियां बताती है कि छोटे राजकुमार विक्रम महल में नहीं है। भोजन के बाद सभी अपने अपने कक्ष में आराम के लिए चले जाते हैं। वैसे तो सबसे बड़ी रानी सभी का बहुत ध्यान रखती थी, पर आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने तीसरी और चौथी रानी से कहती है कि देखो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
इसलिए आप लोग राजकुमार विक्रम के आते ही उन्हें भोजन करा देना। और यह कहकर सबसे बड़ी रानी अपने कक्ष में चली जाती है। दोनों रानियां राजकुमार विक्रम के आने का इंतजार करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद विक्रम सिंह आ जाता है। तब वह भोजन परोसने को कहता है। तब दासियां भोजन परोसने लगती है। तभी तीसरी रानी चौथी रानी की ओर देखने के बाद विक्रम से कहती है, क्यों राजकुमार जी, आप कहाँ थे? सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमार विक्रम भोजन करते हुए कहता है कि हम जंगल गए थे। तब चौथी रानी कहती है, राजकुमार जी जंगल में क्यों गए थे? क्या जंगल में अपने लिए सुंदर पत्नी ढूंढने गए थे? और यह बोलकर दोनों रानियां हंसने लगती हैं। राजकुमार विक्रम समझ जाता है कि यह दोनों मेरी हंसी उड़ा रही है। तब राजकुमार भी व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है, हाँ, मैं फूलमती रानी को ढूंढने गया था। यह सुनकर दोनों रानियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। तब राजकुमार फिर कहता है, देखना भाभी, आपकी देवरानी तो फूलमती रानी ही बनेगी। यह कहकर राजकुमार विक्रम वहां से चला जाता है। दोस्तों, शाम का समय था। ठंड ठंडी हवा चल रही थी। राजकुमार विक्रम अपने कक्ष के छज्जे में खड़ा था और कुछ सोच रहा था। तभी बड़ी रानी आती है और कहती है, राजकुमार विक्रम ठंडी हवा का आनंद लिया जा रहा है। तब राजकुमार विक्रम चौंक कर पलटता है और कहता है, भाभी, आपकी तबीयत अब कैसी है? तब बड़ी रानी उत्तर देते हुए कहती हैं, अब ठीक हूं, माफ कीजिएगा, आज आपको भोजन नहीं करवा सकी। तब राजकुमार विक्रम कहता है, अरे नहीं भाभी जी, कोई बात नहीं है। तब बड़ी रानी कहती हैं, अच्छा चलिए बताइए, यहां खड़े आप क्या सोच रहे थे? तब राजकुमार विक्रम कहता है, मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए देवरानी ले ही आऊं। तब बड़ी रानी कहती है, अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। लगता है आपने हमारी देवरानी ढूंढ ली है। तब राजकुमार विक्रम शर्माते हुए कहता है, राजकुमारी फूलमती। तब बड़ी रानी चिंतित होते हुए कहती हैं, राजकुमार, आप ये क्या कह रहे हो? यह नहीं हो सकता है। तब विक्रम कहता है, क्यों भाभी, यह क्यों नहीं हो सकता है? आखिर ऐसी क्या परेशानी है? तब बड़ी रानी राजकुमार को समझाते हुए कहती है, विक्रम, तुम नहीं समझोगे। राजकुमारी फूलमती से विवाह करना आसान बात नहीं है। वह 7 समंदर पार रहती है। इतनी दूर जाना आसान नहीं है। रास्ते में चोर, लुटेरे, जंगली जानवर और मायावी मिलेंगे। आप इन सब से कैसे निपट पाओगे? तब राजकुमार विक्रम कहता है, भाभी, मैंने प्रण कर लिया है। अब चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे मेरी जान भी चली जाए, पर मैं राजकुमारी फूलमती को पाकर ही रहूंगा। उसकी बात सुनकर चिंतित होते हुए बड़ी रानी कहती है, विक्रम, यह पागलपन है और मैं तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालने दूंगी। इसके लिए मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। और यह कहकर बड़ी रानी अपने कक्ष में चली जाती है। दोस्तों, रात गुजर जाती है। दूसरे दिन राजकुमार विक्रम अपने सबसे बड़े भाई को अपनी इच्छा बताता है और जाने की अनुमति मांगता है। लेकिन सबसे बड़ा राजकुमार विक्रम को जाने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि वह भी नहीं चाहता था कि राजकुमार विक्रम की जान किसी भी संकट में पड़ जाए। लेकिन विक्रम मन में ठान लिया था और वह चुपचाप अपने कक्ष में आ जाता है और राजकुमारी फूलमती के देश में जाने की तैयारी करने लगता है। दिन भर योजना बनाने के बाद रात का इंतजार करने लगता है। उसने अपनी योजना अपने परम मित्र चंदन को बताता है। चंदन सेनापति का पुत्र था और बचपन से ही राजकुमार विक्रम का मित्र था। वैसे तो वह बहुत ही डरपोक था, पर अपने मित्र पर कोई संकट नहीं आने देना चाहता था। उसने राजकुमार विक्रम को बहुत समझाता है, लेकिन विक्रम के ना मानने पर उसने भी उसके साथ चलने की जिद कर लेता है। हार कर राजकुमार विक्रम को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। अब दोनों मित्रों ने चलने की योजना बनाते हैं और रात गहराने का इंतजार करने लगते हैं। रात गहराते ही विक्रम और उसका दोस्त चंदन निकलने को तैयार हो जाते हैं। विक्रम बाकी भाइयों के कमरे में देखता है। वे सब गहरी नींद में सो रहे थे। तब दोनों दोस्त चुपचाप अपने घोड़े लेकर राजमहल से निकल जाते हैं। जैसे ही वह अपने राज्य की सीमा से बाहर पहुंच जाते हैं, तब उन्होंने अपने घोड़े तेज दौड़ाने लगते हैं। बहुत समय तक वह लगातार चलते रहते हैं और चलते चलते वह थक जाते हैं। तब चंदन कहता है, राजकुमार, अब और नहीं चला जाएगा, बहुत थकान हो गई है। तब राजकुमार विक्रम भी थोड़ा थकान भरे लहजे में कहता है, हाँ मित्र, थक तो गए हैं, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तब राजकुमार और उसका मित्र दोनों एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सुबह हो गई जाती है।
चिड़िया चहक रही थी, पशु पक्षी विहार कर रहे थे। राजकुमार विक्रम अंगड़ाई लेते हुए उठता है और चंदन को देखता है। तब चंदन मुंह खोले सो रहा था। चंदन को देखकर राजकुमार विक्रम को एक शरारत सूझती है। उसने चंदन के नाक में एक पत्ता उठाकर घुसाता है तो चंदन हड़बड़ाक उठ जाता है और कहता है, मित्र, ये क्या मजाक है? क्या किसी को ऐसे भी जगाते हैं? तब राजकुमार हंसने लगता है और कहता है, जागो मेरे दोस्त, चलो सुबह हो गई है, हमें अभी बहुत दूर चलना है। तब चंदन रूठते हुए कहता है, मित्र, रात भर तो चले हैं, अब तो जब तक कुछ खा पी नहीं लेते हम आगे नहीं बढ़ेंगे। विक्रम हंसते हुए कहता है, ठीक है मित्र, चलो खाने की कुछ व्यवस्था देखते हैं। चलो देखते हैं, शायद आगे कोई गांव मिल जाए। वह थोड़ी दूर चलते हैं, तभी उन्हें एक गांव दिखाई देता है। दोनों यह बात तय कर रखी थी कि हम लोग किसी को अपनी पहचान नहीं बताएंगे, तब एक साधारण यात्री बनकर ही लोगों से मिलेंगे। दोनों गांव के अंदर पहुंचे जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गांव वाला मिलता है। चंदन उनसे खाने पीने की जगह पूछता है। तब गांव वाला एक घर की तरफ इशारा करता है और आगे चला जाता है। राजकुमार विक्रम और चंदन दोनों उस घर की तरफ चल देते हैं। दोनों मित्र उस घर के सामने खड़े हो जाते हैं। घर कच्चा था, फूस का छप्पर पड़ा हुआ था, मिट्टी से पुती दीवारें थीं। बाहर आंगन में एक ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, दूसरी तरफ एक बड़ा बरगद का पेड़ था। जब वहां चंदन को कोई दिखाई नहीं देता है तो चंदन आवाज लगाकर पूछता है, घर में कोई है क्या? उसकी आवाज सुनकर अंदर से एक पतला दुबला सा लड़का बाहर निकलता है। देखने में वह लड़का कम लड़की ज्यादा लग रहा था और वह लड़कियों जैसी महीन आवाज में कहता है, कहिए क्या काम है? तब चंदन मुस्कुराते हुए कहता है, जी, हम लोग यात्री हैं, बहुत दूर से आए हैं और हमें भोजन चाहिए। तब लड़क दोनों को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, आपको यहां भोजन तो मिलेगा, परंतु उसके लिए आपको दाम चुकाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर राजकुमार विक्रम और चंदन दोनों ने हामी भर देते हैं। लड़का उनको स्नान आदि के लिए जगह बताता है और खुद भोजन की तैयारी करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही भोजन तैयार हो जाता है और वह लोग भोजन करने लगते हैं। बात करते हुए लड़का उनका यात्रा करने का कारण पूछता है। तब विक्रम उसे सब कह सुनाता है। यह सुनकर वह कुछ सोच में पड़ जाता है और कहता है, राजकुमारी, फूलमती के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसमें जान जाने का भी खतरा है, रास्ता भी बहुत ही खराब और दुर्गम है। तब राजकुमार विक्रम कहता है, मित्र, अब तो मैंने पक्का निश्चय कर लिया है कि विवाह तो राजकुमारी फूलमती से ही करूंगा। भोजन करने के बाद दोनों मित्र सो जाते हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद वह लोग चलने की आज्ञा मांगते हैं। तब लड़का कहता है, मित्रों, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। तब चंदन कहता है, मित्र, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं, हम बहुत कठिन कार्य करने जा रहे हैं, हम तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। परंतु वह लड़का उनकी बात नहीं मानता है और वह कहता है कि वह भी तलवार चलाना और घुड़सवारी करना जानता है, शायद मैं आपकी मदद भी कर सकूंगा। उसकी बार बार जिद करने पर वह लोग उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीनों खाने पीने का सामान बांधते हैं और अपने अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, चलते चलते वे तीनों एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थीं। कलकल करती नदी भी बह रही थी। उस नदी के किनारे पर वे तीनों आराम करने के लिए अब भी बैठे ही थे कि तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। राजकुमार विक्रम आवाज की दिशा में दौड़ता है। आवाज का पीछा करते हुए वह और भी घने जंगल में पहुंच जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि एक बकरी शेर की चपेट में है। राजकुमार विक्रम यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि वह आवाज तो किसी लड़की की आ रही थी। इतने में वह बकरी फिर चिल्लाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तब राजकुमार विक्रम फुर्ती से शेर पर वार करता है और थोड़ी ही देर में शेर ढेर हो जाता है। बकरी मिमिया हुए राजकुमार के पास आती है और राजकुमार विक्रम के पास आते ही वह बकरी एक सुंदर परी में बदल जाती है। विक्रम उसे देखता ही रह जाता है। वह राजकुमार विक्रम से कहती है, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कौन हो और इस घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? तब विक्रम कहता है,
मैं कुंतल देश का राजकुमार विक्रम हूं और मैं राजकुमारी फूलमती से विवाह करने के लिए जा रहा हूं। तब परी कहती है, राजकुमार विक्रम, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम बहुत ही कठिन कार्य के लिए जा रहे हो, इसीलिए मैं तुमको एक जादुई अंगूठी दे रही हूं। इस अंगूठी की यह खासियत है कि जब भी तुम इसे पहनोगे तुम गायब हो जाओगे और किसी को नहीं दिखोगे। यह अंगूठी तुम्हारे काम आएगी। राजकुमार विक्रम उस अंगूठी को पाकर बहुत खुश होता है और उसने उस परी का धन्यवाद करता है। परी हाथ हिलाते हुए आसमान में उड़ जाती है। तभी उधर चंदन और वह लड़का राजकुमार विक्रम को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और कहता है, राजकुमार, आप यहां चले आए हैं और हम आपको पूरे जंगल में ढूंढ रहे थे। राजकुमार विक्रम उनको परी वाली बात बताता है और वह जादुई अंगूठी भी दिखाता है। अंगूठी देखकर वह दोनों भी खुश हो जाते हैं। तब चंदन कहता है, चलो राजकुमार, इस अंगूठी को परख कर देखते हैं। उसकी बात मानकर राजकुमार विक्रम वह अंगूठी पहन लेता है और अंगूठी पहनते ही विक्रम अदृश्य हो जाता है और अंगूठी उतारते ही राजकुमार विक्रम उन्हें फिर से दिखने लग जाता है। यह देखकर तीनों बहुत खुश होते हैं। तब वह लड़का कहता है, राजकुमार, यह अंगूठी आपके बहुत काम आएगी। इसके बाद वह तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे के सफर पर चल पड़ते हैं। चलते चलते वह लोग बहुत दूर निकल आते हैं। आगे उनको बड़ी बड़ी पहाड़ियां दिखाई देने लगती हैं। पहाड़ियों पर घोड़े पर सवार होकर चलना कठिन हो रहा था, इसलिए वह तीनों घोड़ों की लगाम पकड़कर आगे चलने लगते हैं। यह पहाड़ी इलाका डाकुओं के लिए कुख्यात था। वे तीनों पहाड़ियों पर अभी कुछ ही दूर आए थे। तभी अचानक डाकुओं ने हमला कर देते हैं। इस अचानक हुए हमले से पहले तो वह तीनों घबरा जाते हैं, लेकिन जल्दी ही संभलते हुए उन तीनों ने भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और डाकुओं से भिड़ जाते हैं। डाकू संख्या में ज्यादा थे, फिर भी तीनों बराबर उनसे मोर्चा संभाले हुए थे। अचानक लड़ते हुए राजकुमार विक्रम को अंगूठी की याद आती है। लड़ते लड़ते मौका पाकर वह उस अंगूठी को अपनी जेब से निकालकर पहन लेता है। पलक झपकते ही वह गायब हो जाता है। गायब होने के बाद वह एक डाकू पर हमला कर देता है, लेकिन जब डाकू पीछे देखता है तो उसे अपने पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी उस डाकू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। वह फिर अपने चारों ओर मुड़कर देखता है। अब भी उसको कोई दिखाई नहीं देता है। अब तो वह डाकू बुरी तरह से डर जाता है और डर कर वहां से भागने लगता है। फिर राजकुमार विक्रम दूसरे डाकू की तरफ बढ़ता है। डाकू के हाथ में हाथ मारकर वह उसकी तलवार गिरा देता है। डाकू जैसे ही तलवार उठाता है, तलवार आगे सरक जाती है। यह देखकर वह हैरान रह जाता है। वह फिर कोशिश करता है, लेकिन तलवार उसके हाथ नहीं आती है। वह थक कर एक जगह बैठ जाता है कि तभी उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ता है। वह वहीं बेहोश हो जाता है। राजकुमार विक्रम को उसे इस तरह परेशान करने में बहुत मजा आने लगता है। वह दूसरी तरफ देखता है तो चंदन को दो डाकुओं ने घेर रखा है। चंदन हाथ में तलवार लिए हुए उनका सामना कर रहा है। इतने में राजकुमार विक्रम एक डाकू की तलवार को पीछे से पकड़ लेता है। डाकू तलवार चलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह तलवार को चला ही नहीं पाता है, इसलिए घबराकर वह तलवार को छोड़ देता है। डाकू देखते हैं कि तलवार हवा में उड़ रही है। इसके बाद तो कभी किसी डाकू को थप्पड़ पड़ जाता है और किसी को लात पड़ती है। डाकुओं को समझ नहीं आता है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। वह सब इसको भूत समझकर भाग खड़े होते हैं। दोस्तों, डाकुओं के जाने के बाद राजकुमार विक्रम ने अपनी पहनी हुई अंगूठी उतार देता है। अब वह वापस सबको दिखाई देने लगता है। चंदन खुश होकर कहता है, मित्र विक्रम, आज इस अंगूठी ने हमारी जान बचा ली है। अब तीनों आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलने पर उनको एक झरना दिखाई देता है, जिसके चारों ओर हरियाली थी। बीच बीच में झरने का पानी बह रहा था। बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए थे। जंगली फूल खिले हुए थे। बहुत सुंदर नजारा लग रहा था। यह देखकर उन तीनों का दिल खुश हो जाता है। राजकुमार विक्रम कहता है, मित्रों, देखो कितना सुंदर दृश्य है। चलो कुछ देर रुककर यहाँ पर आराम कर लिया जाए, लेकिन उससे पहले चलिए स्नान कर लेते हैं। उन डाकुओं से लड़कर मेरा शरीर पसीने से शरीर तरबतर हो गया है। चंदन भी राजकुमार विक्रम की बात में अपनी सहमति जताता है, लेकिन गांव वाला लड़का कहता है, आप लोग नहा लो, तब तक मैं आप लोगों के लिए फल लेकर आता हूं। लड़के की बात सुनकर चंदन को थोड़ा आश्चर्य होता है और कहता है,
अरे दोस्त, हमारे साथ स्नान करने में क्या परेशानी है? स्नान करने से थकावट दूर हो जाएगी। आओ चलो। ऐसा कहकर चंदन उस लड़के को पानी में खींचने लगता है। लड़का घबराकर अपना हाथ छुड़ाकर दूर भाग जाता है। तब राजकुमार विक्रम कहता है, रहने दो चंदन, यदि उसका नहाने का मन नहीं है तो तुम बेचारे को परेशान क्यों कर रहे हो? अब चंदन हंसते हंसते झरने के नीचे चला जाता है। दोनों मित्र झरने में स्नान का आनंद लेने लगते हैं। थोड़ी देर में ही वह लड़का उनके लिए कुछ जंगली फल लेकर आता है। तभी अचानक वह लड़का एक पानी वाला सांप उन दोनों की ओर आता हुआ देखता है। राजकुमार विक्रम तो थोड़ी दूरी पर तैर रहा था, लेकिन वह सांप चंदन के बहुत पास में आ चुका था। तब लड़का अब देखा ना, ताव बिना समय गवाए वह तुरंत पानी में कूद जाता है और उस सांप को उठाकर उनसे दूर पहाड़ी की तरफ फेंक देता है। अचानक हुई इस घटना से चंदन चौंक जाता है। उसने लड़के की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चंदन का चेहरा देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। वह हैरानी से उस लड़के को देख रहा था, जो कि अब लड़की में बदल चुका था। तब लड़की के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान तैर आती है और वह कहती है, हाँ, मैं एक लड़की हूं और मैं लड़का बनकर गांव में रह रही थी। इतने में राजकुमार विक्रम भी वहां आ जाता है। वह भी उस लड़की को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और राजकुमार कहता है, पर तुम्हें लड़का बनकर रहने की क्या जरूरत पड़ गई थी? तब लड़की पानी से बाहर निकलकर एक पत्थर पर बैठते हुए कहती है, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है, क्या आप सुनो?